स्टार्ट करते हैं सीड चैप्टर से। पढ़ ले बेशरम सब। सुन यहाँ पे सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन, यहाँ पे ध्यान देना। अभी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर है सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। तो हम लोग इससे पहले फ्लावर चैप्टर पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट के बारे में, ठीक है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे सीड जो होता है तुमको पता है, ये मिट्टी में सीड डालता है तभी उससे क्या होता है, प्लांट बाहर आता है। तो सीड जो है तुम लोग को बताए थे ये क्या होता है, ओव्यूल से बनता है, ठीक है। ओव्यूल जो होता है वो क्या बनाता है, तुम्हारा सीड बनाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। लिखता है यहाँ पे व्हाट इज सीड, बिफोर वी टॉक अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड जब बड़ा होगा, इट विल बी अप्रोप्रिएट टू रिफ्रेश योर नॉलेज व्हाट आर थ्री टर्म्स, फ्रूट, सीड एंड ग्रेन। तो हम पहले तो तुमको यही चीज बता देते कि फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है, ग्रेन क्या होता है, तुमको उस चीज में अंतर पता होना चाहिए। फ्रूट जो होता है तुम लोग को पहले भी पढ़ाया हुआ है, इज अ राइपेंड ओवरी। जैसे तुम्हारा यहाँ पे ओवरी जो होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्रूट बनाता है, उसी तरह तुम्हारा जो ओव्यूल है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। द ओवेरियन वॉल फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल इंक्लोजिंग द सीड, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये फ्लैश दिख रहा है तुम लोग को, दिस इज ओवेरियन वॉल। ये क्या है, ओवेरियन वॉल, जो सीड को ढक के रख रखा है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड एंड हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड। भैया बंदर आता है, आम का जो यहाँ पे जो फ्लैश है वो खा लेता है और गुठली को फेंक देता है, तो वो डिस्पर्जल में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज है, जैसे मैंगो है, पी पॉड है, मैंगो को जानवर लोग के यहाँ पे डिस्पर्स करता है, बंदर खा के इधर उधर फेंक दिया, और पी पॉड जो होता है सेल्फ एक्सप्लोड कर जाता है, जहां जहां दाना गिरता है वहां से भैया क्या हो जाता है, नया सीड प्लांट उगता है। फिर आता है सीड। सीड के लिए भी हम इतना सही बात बताएंगे, राइपेंड ओव्यूल। सीड क्या होता है, राइपेंड ओव्यूल होता है। इट कंटेन्स इम्ब्रायो। भैया व्हाट इज इम्ब्रायो, इट कंटेन्स इम्ब्रायो विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। ये बेबी प्लांट है, सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, वही बड़ा होके क्या बनाता है, एक नया प्लांट बनाता है। तो बस इतना सा ध्यान रखना। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, और उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जो उसको मैकेनिकल डैमेज से क्या करता है, बचाता है। मैकेनिकल डैमेज से क्या करता है, बचाता है। फिर आता है तेरा ग्रेन। Grain as found in maize, wheat, etc. Actually, the fruit in which the fruit wall and the seed coat are fused together to form a protective layer. तुम लोग खाते हो क्या, भुट्टा, ठीक है। भुट्टा का जो दाना होता है दैट इज ग्रेन, ठीक है। उसका एक दाना जो होता है वो क्या होता है, ग्रेन होता है। ग्रेन इज फाउंड इन मेज, ठीक है, भुट्टा ही हुआ। व्हीट का भी दाना खाते हैं हम लोग, गेहूं जो होता है उसको पिसा के हम लोग आटा बना के खाते हैं। इज एक्चुअली द फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज्ड। तो तुमको ये इसका डेफिनेशन, ग्रेन, ठीक है, इज एक्चुअली इन फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर। फ्रूट वॉल और सीड कोट जो है आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। और वो क्या बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, जब तुम्हारा फ्रूट वॉल और सीड कोड आपस में फ्यूज्ड रहता है तो वी कॉल इट अ ग्रेन, उसको हम क्या बुलाते हैं, ग्रेन बुलाते हैं। अब चलते हैं और हम लोग जानते हैं सीड के बारे में। व्हाट इज सीड, इट इज मैच्योर ओव्यूल, बार बार बता रहा है, लेकिन ये कब बनता है भैया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भैया व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, हम लोग पढ़े थे भैया, जब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होता है तो वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट में हम लोग डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी पढ़े थे। तुम लोग देखो प्लांट में क्या होता है, एक बार याद दिला देते तुम लोग को। ये ऐसे करके बता सकता है कोई बच्चा, ये क्या है, हम क्या बना रहे हैं? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, गाइनोशियम। वेरी गुड, ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट बनाए जिसको क्या बुलाते हैं, गाइनोसियम। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, ये जो है ये क्या तुम्हारा पोलन ग्रेन है। तुमको ऐसे करके एक डायग्राम बना के दिखाया गया था, ठीक है, ऐसे करके। ये तुम्हारा एक्साइन इंटाइन होता है, ठीक है। फिर इसी से क्या बनता है, जर्म ट्यूब से यहाँ पे पोलन ट्यूब निकल जाता है, और ये फिर जाके तुम्हारा क्या हो जाता है, इसके अंदर फ्यूज कर जाता है। इसके अंदर क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। तब जाके यहाँ पे ऐसे करके फिर एक डायग्राम आया था, तुम लोग का याद करो, ऐसे करके, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन बताए थे। इसमें तुम्हारा एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सब चीज था, ऐसे करके साइनर्जीड था। तो यहाँ पे जो होता है भैया, ये पोलन ट्यूब एक बार इधर फ्यूज करता है, एक बार इससे फ्यूज करता है। तो यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अभी बस तुमको यहाँ पे यही चीज कहेंगे कि पोलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस होता है, एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये जाके क्या होता है, तुम्हारा फ्यूज करता है, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही सीड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज सब बच्चा को दिमाग में रखना है।
इट कंटेन्स ए टाइनी लिविंग प्लांट, हम तुमको पहले ही बोल दिए थे सीड के अंदर एक बेबी प्लांट रहता है, एम्ब्रायो बुलाते हैं उसको, ठीक है, डेवलप फ्रॉम द फ्यूज्ड स्पर्म न्यूक्लियाई एंड द एग न्यूक्लियाई। देखो आ गया ना यहाँ पे, स्पर्म न्यूक्लियाई किससे आया था, ये पॉलन ट्यूब में था, तो ये स्पर्म न्यूक्लियाई आ गया, एंड द एग न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस तुम्हारा ओव्यूल के अंदर पड़ा था, इसके अंदर पड़ा था तुम्हारा, ये जो चीज दिखा है यही चीज तुमको बता रहा है यहाँ पे। तो ये बात ध्यान रखना है, इसके फ्यूजन से, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, एम्ब्रायो बना। The embryo remains in inactive या inactive stage या dormant state बुलाते हैं until exposed to favorable condition। यहाँ पे एक बात बता देते, बहुत सारा ऐसा सीड है जो 20 साल से भी ऊपर क्या है, अभी तक डॉर्मेंट स्टेट में, बाहर ही नहीं आया भैया, उसका प्लांट जिंदा है लेकिन बाहर ही नहीं आया। तो जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो बाहर नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी हम लोग का लॉकडाउन लगा हुआ है भैया, घर के बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि कोरोना हो जाएगा। तो जब हम लोग का सब चीज ठीक हो जाएगा तो हम लोग बाहर निकलेंगे। तो अभी हम लोग रेस्टिंग स्टेज पे घर बैठ के आराम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो गया। द सीड ऑल्सो कंटेन्स, अब भैया अगर आराम कर रहा है तो घर में अगर राशन नहीं रहता तो आज कितना दिक्कत हो जाता सबको, हुआ ही था इनिशियल स्टेज में। द सीड ऑल्सो कंटेन्स फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रायो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो इसके पास रहता है कॉटिलेडन्स रहता है, एंडोस्पर्म रहता है, जहां से वो लोग खाना लेता है। तो अभी यहाँ पे हम तुमको वहां तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन पहले ये सब चीज समझ लो कि सीड के अंदर क्या क्या रहता है, सीड कैसे बना है। The embryo can withstand unfavorable conditions such as temperature, drought. Some seeds are known as remain dormant even up to 100 years or more. कुछ सीड ऐसे भी है जो 100 साल से ज्यादा क्या है, देख हम बोले थे 20, ये तो 100 साल बोल रहा है। तो कितने साल से रेस्टिंग स्टेज पे, मतलब बाहर ही नहीं आया लेकिन वो जिंदा है। क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो चलो देखते हैं व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो पहला बात बताता है सबसे कि टाइप्स ऑफ सीड, देयर आर 2 काइंड्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। तो भैया पहले तो ये चीज बताइए कोटिलेडन क्या होता है। तो अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि सीड जो होता है रेस्टिंग स्टेज में या अंदर में रहता है बेबी प्लांट, उसको खाना कहाँ से मिलता है, तो उसको खाना डाइकॉट कोटिलेडन से मिलता है। अब मोनोकॉट मतलब एक कोटिलेडन रहता है और डाइकॉट का मतलब 2 कोटिलेडन होता है, ठीक है। ये फिगर से समझाएंगे, अभी बस इतना सा ध्यान रखना, मोनोकॉट में 2 कोटिलेडन नहीं, एक ही रहता है, और डाइकॉट में तुम्हारा कितना रहता है, 2 कोटिलेडन रहता है। मोनो मीन्स एक, डाई मतलब 2। सीड्स वेरी इन साइज, हाँ भैया एकदम वेरी करता है, सबका सीड का साइज सेम नहीं होता है। सम आर सो स्मॉल दैट दे आर बेयरली विजिबल, दिखता भी नहीं है भैया। सम आर क्वाइट लार्ज, और लार्जेस्ट सीड आर दोज ऑफ कोकोनट एंड डबल कोकोनट, ठीक है। तो कोकोनट डबल कोकोनट का सबसे बड़ा सीड सब होता है, ये चीज ध्यान रखना। The size and shape and structure of seeds are of different plants very considerably, but basic structure of most seed is same, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम होता है, वही स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले, वही चीज तुमको हम बताने वाले जो तुमको ध्यान रखना है। ऑन बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, हम लोग पहले किसका बात करें, ऑन बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर क्लासिफाइड एज एल्बुमिनस, जैसे कोटिलेडन के बेसिस में मोनोकॉट डाइकॉट था, और एंडोस्पर्म के बेसिस पे क्या आ रहा है, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। मतलब एक में एंडोस्पर्म होगा, किसमें, एल्बुमिनस में, और एक में नहीं होगा, दैट इज एक्स एल्बुमिनस में। कोटिलेडन्स आर थीन, यहाँ का जो कोटिलेडन होता है वो क्या होता है, थीन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, एंडोस्पर्म परसिस्ट, ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म होता है। इन सच सीड कोटिलेडन स्टोर्स फूड, आ गया ना यहाँ पे, इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक, भैया जैसे एंडोस्पर्म है तो खाना वहां स्टोर होता है, लेकिन अगर एंडोस्पर्म नहीं होता है तो खाना कहाँ पे स्टोर होता है, कोटिलेडन में। एंड बिकम थिक, और वो मोटा हो जाता है। तो हम लोग के बॉडी में भी अगर खाना स्टोर होने लग जाता है, ज्यादा खाना ठूसने लग जाता है, हम लोग भी मोटे हो जाते हैं। प्लांट के साथ भी वही हो रहा है। तो प्लांट इन सच सीड द कोटिलेडन स्टोर्स फूड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, हम तुमको पहले ही बोल दिए थे कि कोटिलेडन और एंडोस्पर्म दोनों खाना स्टोर करता है, तो मेनली कोटिलेडन की जगह एंडोस्पर्म करता है। लेकिन अगर कोटिलेडन नहीं होता है तो कौन स्टोर करता है, सॉरी एल्बुमिनस अगर नहीं होता है, दैट इज तुम्हारा एंडोस्पर्मिक नहीं होता है, तो खाना कहाँ पे स्टोर हो जाता है, कोटिलेडन में स्टोर हो जाता है। कोई दिक्कत है किसी भी बच्चा को, देख ये सब क्वेश्चन आता है तुम्हारा डिफरेंशिएट में, ठीक है। तुमको बोल देगा डिफरेंशिएट करो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि बताओ एक्स एल्बुमिनस और एल्बुमिनस क्या होता है, तो तुमको ऑन बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म होता है परसिस्ट, और एक्स एल्बुमिनस में नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। फिर पूछ सकता है खाना कहाँ स्टोर करता है, तो यहाँ पे कोटिलेडन थीन होता है। क्यों या कोटिलेडन का बताओ, यहाँ थीन है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक। क्यों ठीक हुआ, क्योंकि भैया इसके पास एंडोस्पर्म नहीं था, ये अपना सारा खाना कहाँ पे स्टोर कर लिया, कोटिलेडन, और ये फ्लैशी हो गया, ठीक है, ये फ्लैशी हो जाता है।
अब मेन चैप्टर चालू होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तुम लोग देखो, हम तुमको एक एक करके बताएंगे, तुमको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देख अब आगे क्या बताता है, बीन सीड। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन सच एज ब्रॉड बीन, लाइमा बीन, फ्रेंच बीन, बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सीड इज सेम। ठीक है, सब तरह का बीन्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। मोस्ट ऑफ देम आर किडनी शेप। तुमको दिख ही रहा है किडनी का शेप कैसा होता है, ऐसा ही ना होता है, ये अपना किडनी ऐसा ही होता है। ठीक है, हम लोग का जो ह्यूमन किडनी होता है वो ऐसा ही होता है, वो भी इसी शेप का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बताता है, और कॉनकेव साइड होता है। तो भैया ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कॉनकेव साइड। ये कौन सा साइड हो गया, कॉनकेव साइड हो गया। फिर देखो सीड कोट कंसिस्ट ऑफ द टेस्टा। सीड कोट में क्या होता है तुम्हारा, टेस्टा। आउटर कवरिंग को हम लोग क्या बुलाते हैं, टेस्टा बुलाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट एंड अटैक ऑफ बैक्टीरिया, इंसेक्ट, फंजाई। टेगमेन इज ए थिन इनर लेयरिंग लाइन नेक्स्ट टू टेगमेन इज आल्सो प्रोटेक्टिव। तो इतना ध्यान रखने का काम नहीं है, बस पहला दो पार्ट ध्यान रखना। सबसे आउटर पार्ट क्या होता है, टेस्टा, और उसके अंदर वाला पार्ट क्या होता है बताओ, टेजमैन। टेगमेन होता है। इनर पार्ट क्या हो जाता है, टेगमेन। तो ये चीज ध्यान रखना, बीन सीड का जो तुम्हारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो क्या चीज का बना हुआ रहता है, वो टेस्टा और टेगमेन का बना रहता है। ठीक है, तो टेस्टा आउटर लेयर हो गया, आउटर थिक होता है, और टेगमेन जो होता है तुम्हारा थीन होता है, इनर लेयर होता है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये सब चीज तुमको ध्यान रखना है। डायग्राम तुमको, ये डायग्राम मार्क करो। ठीक है, ये डायग्राम बना के आ जाएगा, तुम लोग को लेबल करने देगा, तो लेबल के नाम पे देख लो तुम लोग को क्या करना है। टेस्टा टेगमेन तो मार्क करा ही दिए, ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है हाइलम। हाइलम जो है तुमको ये दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉनकेव साइड में, ये यहाँ पे ऐसे करके दिखाया है। ठीक है, हाइलम क्या होता है भैया, इज ए डिस्टिंक्ट व्हाइट ओवल स्कार। यही क्वेश्चन आता है, नेम द फॉलोइंग में, a distinct whitish oval scar on the concave side of the seed। तो ये सब याद करो, क्यों भैया, लोकेशन आता है 5 मार्क्स का बायोलॉजी में। आईसीएससी पैटर्न अगर तुम देखोगे तो सेक्शन ए में तुम्हारा लोकेशन होता है 5 मार्क्स का। हम तुमको लिख देंगे हाइलम का लोकेशन बताओ, तो तुमको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा। तुम सीड लिख के आ गए तो गया तुम्हारा पूरा मार्क्स। तो हाइलम इज अ डिस्टिंक्ट, जो दिखाई दे रहा है, व्हाइटिश ओवल स्कार, एक दाग होता है कहाँ पे, कॉनकेव साइड ऑफ द सीड पे। ठीक है भैया, मान लिया आपका बात, ये दिस इज योर कॉनकेव साइड, इसी पे व्हाइट कलर का ये स्कार तुमको भी दिख रहा होगा यहाँ पे। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, हाइलम बुलाते हैं। भैया ये क्या क्यों होता है, इट रिप्रेजेंट द स्पॉट, ये वो जगह है जहां पे सीड जो है ओव्यूल वाज अटैच्ड टू ओवरी थ्रू प्लासेंटा। तो ये चीज को भी मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी, ठीक है, ओव्यूल मतलब सीड जो है वो अटैच था किससे, ओवरी से अटैच था। क्या चीज के थ्रू अटैच था, प्लासेंटा। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है, बच्चा जो है माँ से अटैच रहता है बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, वहां माँ के पेट में भी प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी ओवरी से जो ओव्यूल जुड़ा हुआ है वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा पे। और जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं इतना देर से, हाइलम। उसी को हम लोग हाइलम बुलाते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट को क्या बुलाते हैं, हाइलम बुलाते हैं। तो लोकेशन और उसका फंक्शन दोनों यहाँ पे बताया है, आप लोग को दोनों ध्यान रखना है। रिप्रेजेंट द स्पॉट वेयर द ओव्यूल वाज अटैच्ड टू ओवरी, किससे जुड़ा रहता है, प्लासेंटा से। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, तुमको फंक्शन पूछ सकता है प्लासेंटा का। तो प्लासेंटा का अगर फंक्शन पूछेगा तो यही लिखना पड़ेगा कि प्लासेंटा जो होता है ओव्यूल को ओवरी से जोड़ के रखता है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है प्लासेंटा का फंक्शन भी। तो क्या लिखेगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, तो ओव्यूल जो जुड़ा हुआ रहता है ओवरी से, वो किसके थ्रू जुड़ा रहता है, प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू। वेरी गुड। अब इसके बाद आता है माइक्रोपाइल। अब तुम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसके ठीक ठीक ऊपर एक छोटा सा पोर है जिसको माइक्रोपाइल बुलाते हैं। माइक्रोपाइल का 2 फंक्शन है, तुमको हम बता देते। मम्मी लोग रात को चना भिजोती है, सुबह क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो वो चना जो फूल गया वो कैसे फूल गया, वो प्रोसेस का नाम है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, ठीक है। When soaked in water, the seeds absorbs water mainly through micropyle and make it available to embryo for germination। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, when soaked in water, the seeds absorb water। सीड क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर, mainly through this micropyle। इसी माइक्रोपाइल से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, and make it available to embryo for germination। कोई दिक्कत है इस चीज में, नहीं भैया।
ठीक है। तो ये क्या नहीं होता है भैया। भैया, माइक्रोपाइल के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करता है और वो पानी उसको क्या सॉल्वेंट की तरह यूज आता है। दूसरा चीज यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ पे भैया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर भी होता है इसी से। इट प्रोवाइड द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ठीक है, फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। अब एक चीज सुन ले सब बच्चा लोग, यहाँ पे मत बोल देना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, अंदर ऑक्सीजन ही जाता है और क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि रेस्पिरेशन का बात हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का बात नहीं हो रहा है। तो ये नहीं कि प्लांट आए तो तुरंत में हम लोग बता दे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नहीं, ये भी ऑक्सीजन। प्लांट भी रेस्पायर करता है, बोलते पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाएगा, नहीं, भूत वाला कोई बात नहीं है भैया। प्लांट भी रात को क्या करता है, excess amount of carbon dioxide is released. हाँ, प्लांट भी रेस्पायर करता है, प्लांट भी क्या करता है, रेस्पायर करता है। वही चीज तुम लोग को यहाँ पे बताया गया है। किसी को कोई दिक्कत है इतना समय? नहीं भैया। नहीं ठीक है। भैया। नहीं भैया। अब हम लोग दो चीज और पढ़ ली इसके अलावा, टेस्टा टेगमेन के अलावा हम लोग के पास क्या क्या नाम आया, हम लोग के पास भैया हाइलम आया, डिस्टिंग व्हाइट स्कार, और एक नाम आया उसके ऊपर एक पोर रहता है जिससे रेस्पिरेटरी गैसेस और पानी जाता है, उसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल। और ये जो पानी सोखता है इस प्रोसेस का नाम भी बताया हम तुम लोग को, इम्बिबिशन। क्या बुलाते हैं, इम्बिबिशन, ठीक है। इम्बिबिशन इज द सरफेस फेनोमेना बाय व्हिच हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स वाटर। लकड़ी को अगर हम पानी में रख देंगे वो फूल जाएगा भैया, क्यों, क्योंकि उसमें सेलुलोज रहता है। लकड़ी में सेलुलोज होता है, सेलुलोज को पानी से बहुत लगाव होता है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है, जिस तरह तुम्हारा सीड पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। कोई दिक्कत है किसी बच्चा को? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके, तो ये इसका फंक्शन है, ध्यान बोलना मत। देखो एक और बात बताया माइक्रोपाइल के बाद, हम तुम लोग को जो बताए थे ऐसे करके कि पोलन ट्यूब जो एंटर किया था, तुम लोग याद करो, ये जो पोलन ट्यूब देख ले सब बच्चा, ये पोलन ट्यूब जिससे एंटर कर रहा है, ये वाला जो पोर है, इसी को क्या बुला रहे हैं हम लोग, प्लस नहीं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। तो देख ले इसका और फंक्शन है, लिखता है इट मार्क्स द ओपनिंग थ्रू व्हिच द पोलन ट्यूब हैज एंटर्ड इनटू द ओव्यूल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये भी लेकिन एक इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोपाइल के बारे में आप लोग इतना सा बात ध्यान रखना। बिलो द सीड कोट आर टू थिक कॉटिलेडन व्हिच कंटेन द फूड फॉर द एम्ब्रायो। हम तुमको ऑलरेडी बता चुके भैया, बेबी है तो खाना कहाँ से खाएगा, माँ के पेट से तो खाना चला जाता है, प्लासेंटा के थ्रू माँ के पेट से बच्चे के पेट चला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज होता है, यहाँ पे एक स्टोर हाउस है जिसका नाम क्या है, कॉटिलेडन। ये लोग कॉटिलेडन से खाना रिसीव करता है and can easily be attached to one of the cotyledon. The embryo consists of two parts, radicle, ठीक है, and the plumule. अब इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रायो का दो पार्ट, जो बेबी प्लांट होता है ना भैया, उसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है ऊपर रेडिकल और एक पार्ट होता है प्लीम्यूल। रेडिकल एंड प्लीम्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उल्टा हमको बनाना चाहिए, कारण हम बता देते हैं। तो बेबी प्लांट मान लेते हैं ऐसे करके, उसके अंदर एक बताए, ऐसा होता नहीं है, बस ऐसे करके बताए छोटा सा। तो ये जो है आपका नीचे वाला जो पार्ट है वो रेडिकल है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है, प्लीम्यूल है। ऊपर वाला पार्ट क्या बता मेरे को, प्लीम्यूल। रेडिकल बनाता है रूट सिस्टम और प्लीम्यूल क्या बताता है, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। भैया ये ऊपर वाला पार्ट बनाता है प्लीम्यूल और नीचे वाला पार्ट कौन बताता है, बनाता है रेडिकल। The plumule consists of short stem with a pair of tiny leaves and a growing point between them. तो वही हम वैसा ही कुछ करके तुम लोग के लिए बनाए, टाइनी लीव्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताए, बेबी प्लांट का दो पार्ट होता है, क्या क्या जल्दी बता मेरे को, प्लीम्यूल और वेरी गुड, रेडिकल एंड रेडिकल। प्लीम्यूल ग्रोज इनटू शूट सिस्टम और रेडिकल जो होता है वो क्या बनाता है तुम्हारा, रूट सिस्टम। आर फॉर रेडिकल याद रखना, आर फॉर रूट याद रहेगा, बाद बाकी तो भैया तुमको भी पता है शूट सिस्टम बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। अब आ जाते हैं, ये खत्म हुआ बीन सीड के बारे में, ठीक है। तो बीन सीड के बारे में हम लोग और दो चीज और क्या जाने, जल्दी बता, रेडिकल जाने और दूसरा चीज क्या जाने, प्लीम्यूल जाने। रेडिकल तुम्हारा कौन सा सिस्टम बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है, और प्लीम्यूल तुम्हारा कौन सा सिस्टम बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। तो सब का हम लोकेशन और फंक्शन के साथ तुमको बताए। यहाँ पे देख सकता है रेडिकल, यहाँ पे तुम देख सकता है प्लीम्यूल भी है,
ये रहा प्लीम्यूल। तो लेबलिंग के लिए ये डायग्राम तुमको करना है, सब बच्चा लोग ध्यान देना, क्योंकि जब एग्जाम होगा ना तुम लोग का, तो तुम लोग को डायग्राम बना के क्वेश्चन आएगा, उसको तुमको लेबल करना पड़ता है। किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत इस चीज में? नहीं भैया। चलो देखो यहाँ पे मेज ग्रेन के बारे में देखो क्या बता रहा है। अब आते हैं मेज के दाना के बारे में, ठीक है। ग्रेन तुमको बता दी, जिसमें सीड कोट और तुम्हारा फुटबॉल जो होता है आपस में क्या रहता है, फ्यूज्ड रहता है। अब इसके बारे में जो तुमको बता रहे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। द मेज ग्रेन इज एक्चुअली अ वन सीडेड फ्रूट, ये एक सीड का फ्रूट होता है। इन विच द फ्रूट वॉल, हम तुमको पहले ही बता दिए, फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज, दोनों आपस में क्या रहता है, फ्यूज। तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ ग्रेन, ठीक है। ये क्या चीज का डेफिनेशन है, ग्रेन का। टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, और वो एक मिलकर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। On one side of the grain occurs a small light colored oval area which marks the location of embryo inside. इसके अंदर भी बेबी प्लांट होता है। The remaining major part of the grain contains a large endosperm which is rich in starch. अच्छा, तुम लोग एक चीज सुना है ये कि है ना, प्रोटीन जो मिलता है हम लोग को बोला जाता है दाल वाल खाने, तो दाल खाने क्यों मिलता है, दाल में प्रोटीन रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे तुम देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाले पार्ट में, ठीक है, इसका दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है दिस पार्ट, और एक ये ऊपर वाला येलो वाला पार्ट मान लो। तो यहाँ पे ठीक है, दिस लेयर हैज फूड स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। The endosperm and the embryonic part are separation from each other by thin epithelial layer. तो तुम देखो दिस इज ये है इंडोस्पर्म, ये जो है इंडोस्पर्म लेयर है, और ये वाला जो है तुम्हारा क्या है, एम्ब्रायो है, ये तुम्हारा बेबी प्लांट है, ये तुम्हारा क्या है, बेबी प्लांट। देख सब बच्चा लोग यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं, इसमें तुमको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, दिस इज योर बेबी प्लांट। इसमें ये वाला आपका रेडिकल है, ये वाला प्लीम्यूल है, और देख यहाँ पे क्या लिख के रख रहा है, एम्ब्रायो। ये वाला भैया जो खाना लेता है वो इसी से लेता है, ठीक है, सीड के अंदर ही खाना रहता है उसका, ताकि वो मरे नहीं, जिंदा रहे, तो उसी से खाना लेता है। और ये दोनों आपस में किससे सेपरेटेड है, जल्दी बता दे तो मेरे को। एपिथेलियल लेयर, ठीक है। ये क्या चीज से सेपरेटेड है, एपिथेलियल लेयर है। The outermost layer of the endosperm is rich in protein. ये क्या चीज में रिच है, जल्दी बता। भैया प्रोटीन में। हाँ, and is called एलोरीन लेयर। तो ये चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि ये खाना में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन का मेजर सोर्स होता है। तो ये जो तुम्हारा इंडोस्पर्म है, इसमें क्या भरा पड़ा हुआ है, प्रोटीन भरा हुआ है। एंड इस लेयर को हम लोग कौन सा लेयर बुलाते हैं, जल्दी बता। एलोरीन लेयर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको, बता मेरे को बच्चा लोग। एलोरीन लेयर। एलोरीन लेयर। इंडोस्पर्म ये हो गया, दिस टोटल इज इंडोस्पर्म, ये रेड वाला पार्ट इज इंडोस्पर्म, ठीक है, यही यहाँ से खाना लेता है। और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है उसका नाम हम क्या बताए, एपिथेलियल लेयर है। ये कौन सा लेयर है तुम्हारा, एपिथेलियम, एपिथेलियल लेयर, जो बुलाना बुला। अब इसके बाद देख फिर क्या बताता है। द एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉटिलेडन हियर कॉल्ड स्क्यूटिलम, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलेडन, यहाँ पे भैया सिर्फ एक ही कॉटिलेडन है, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, स्क्यूटिलम बुला रहे हैं। रेडिकल एंड अ प्लीम्यूल, ठीक है। और क्या रहता है, रेडिकल रहता है, प्लीम्यूल। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा प्लीम्यूल, ये रहा तुम्हारा रेडिकल, और ये रहा तुम्हारा स्क्यूटिलम, ठीक है, ये देख सकता है। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा एम्ब्रायो वाला सेक्शन है, इसमें क्या क्या रहता है, स्क्यूटिलम रहता है, रेडिकल रहता है, और प्लीम्यूल। और इसके कॉटिलेडन को क्या नाम दिया गया है, स्क्यूटिलम बुलाया गया है, ठीक है। इसी के कॉटिलेडन को क्या बुलाया गया, स्क्यूटिलम। The radical is toward the pointed end and is enclosed by protective sheath called coleoriza. अब एक चीज तुमको नया बताना चाहेंगे, ये भी पूछा जाता है। तो देख, इसमें भी रेडिकल है और इसमें भी प्लीम्यूल है, लेकिन एक चीज देखो, रेडिकल और प्लीम्यूल का कवरिंग है, रेडिकल और प्लीम्यूल का क्या है, कवरिंग है। रेडिकल के कवरिंग को कहते हैं कोलियोरिजा, और प्लीम्यूल के कवरिंग को कहते हैं कोलियोप्टाइल। कैसे याद रखे भैया, तो देख, R फॉर रीजा और P फॉर प्लीम्यूल, R फॉर रेडिकल, P फॉर प्लीम्यूल। रीजा है तो रेडिकल, प्लीम्यूल है तो टाइल, कोलियोप्टाइल। तो याद रहेगा तुम लोग को, दोनों के कवरिंग को, ठीक है, क्या बुलाते हैं, कोलियोरिजा एंड कोलियोप्टाइल। रीजा हो गया तुम्हारा किसका, रीजा हो गया तुम्हारा रेडिकल का। The plumule is towards the upper border and the embryonic region is closed by protective sheath, जिसको क्या नाम दिया गया है, कोलियोप्टाइल दिया है।
और रेडिकल के कवरिंग का क्या नाम दिया गया? कोलियोरिजा दिया गया। बोल, किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। तो तुम लोग यहाँ पे देखा, हम तुमको 2 सीट के बारे में बताए, इसको भी जरा सा इंपॉर्टेंट मार्क करो और लिख लो लेबल। ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाने आता है और इसका तुमको क्या बनाने, लेबल करने भी आ सकता है। तो तुमको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस चैप्टर से एक तो पक्का रखो, तुम लोग को दोनों सीट में से एक बना के दे देगा एंड दे विल आस्क द क्वेश्चन, क्या बताओ इसमें से कौन सीट है? तो ये वाला सीट बना के देंगे तो बताओ ये कौन सा सीट है? बीन सीड। ठीक है, कौन सा सीड है? बीन सीड। और बताओ ये क्या है? मेज ग्रेन। मेज ग्रेन है। तो ऐसे करके देख, हम तुमको आईसीएसई को पैटर्न नहीं बता रहे, जैसा बोर्ड एग्जाम्स में आता है उस हिसाब से हम तुमको तैयार कर रहे हैं। अब इधर आ जा, 2 इतना देर पढ़े, इसमें हमको बता क्या सीखा। बीन में 2 कोटिलेडन था, मेज में 1 था। भैया उस कोटिलेडन को हम लोग क्या बुला रहे थे? स्क्यूटुलम बुला रहे थे। बीन में एंडोस्पर्म नहीं था, इसमें एक लार्ज एंडोस्पर्म प्रेजेंट था। बीन का एम्ब्रायो लार्ज था, इसका एम्ब्रायो छोटा है क्योंकि जगह कम है भैया। प्लीम्यूल लीव्स फोल्डेड था, यहाँ पे प्लीम्यूल का लीव्स जो है रोल्ड है। प्लीम्यूल लार्ज है, यहाँ पे वेरी स्मॉल है। हाइलम एंड माइक्रोपाइल विजिबल, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नाम ही नहीं सुने भैया हम लोग, होता है लेकिन नॉट विजिबल बता रहा है। सीड सेपरेटली कंटेन इन फ्रूट कॉल्ड पॉड। ठीक है, यहाँ पे अलग से रहता है। द सीड वॉल एंड द फ्रूट वॉल फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल ग्रेन, नो सेपरेट सीड। यहाँ पे सीड अलग रहता है। बीन सीड में तुम्हारा सीड अलग था, लेकिन यहाँ पे भैया देखिए जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, ये देखिए ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? ग्रेन बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं? ग्रेन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चा को? नहीं भैया। नहीं भैया। नाउ इट इज जर्मिनेशन। ठीक है भैया, अब फर्टिलाइज करा दिए, सीड बन गया, अब ये बड़ा होगा, जर्मिनेट करेगा। द सीड कंटेन्स ए डोरमेंट एम्ब्रायो। सीड में क्या रहता है? डोरमेंट एम्ब्रायो है भैया। जब डोरमेंट एम्ब्रायो मतलब बेबी प्लांट, वो रेस्टिंग स्टेज में, माँ के पेट में, जैसे इंसान का बात करते हैं तो 9 महीना क्या होता है, माँ के पेट में बच्चा रहता है। उसके बाद वो क्या होता है? बाहर आता है। तो बाहर आता है तो वो रेडी है अब दुनिया को फेस करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, इनके पास चांस होता है, अलग अलग में अलग अलग होता है। कोई जो है ज्यादा दिन तक क्या रहता है? इनएक्टिव रहता है। In a dry seed, the embryo जर्मिनेशन क्या होता है देख। तो हम तुमको यही चीज बता रहे थे अभी ऑलरेडी कि ठीक है, तो हम लोग भी माँ के पेट में रहते भैया, जब रेडी हो जाते बाहर निकलने के लिए 9 महीना के बाद, तो हम लोग का सारा सिस्टम काम करने लगता है, तब हम लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीड्स है जो रेस्टिंग स्टेज पे चले जाते हैं, मतलब रेडी ही नहीं है वहां पे बाहर आने के लिए। ठीक है, सीड जो है बेबी प्लांट इज नॉट रेडी टू कम आउट, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ डोरमेंसी। तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? डोरमेंट स्टेट में, रेस्टिंग स्टेज में। आउटवर्डली इट अपियर्स टू बी विदाउट लाइफ। बाहर से सीड कोट के बाहर क्या लगेगा? कुछ पत्थर जैसा लगेगा, और क्या लगेगा? बट इन फैक्ट ऑल द केमिकल एक्टिविटी, बट अंदर में सारा केमिकली एक्टिविटी चालू है, स्लो है। लिटिल फूड इज यूटिलाइज, भैया ज्यादा फूड यूटिलाइज करेगा तो मर जाएगा अगर बाहर नहीं आएगा तो। द ड्राई सीड कंज्यूम ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और सुनो, उस समय वो क्या कंज्यूम कर रहा है? ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, both in extreme minute quantities, and they release some heat as well. When placed under proper condition, the dormant embryo awakens. That is, it becomes active and start growing into a seedling. वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग सीडलिंग कहते हैं। बाद में तुम लोग को सीडलिंग का डेफिनेशन भी बोलेंगे याद करने। All the changes leading to formation of seedling are collectively called germination. तो ये जो फेज है जिसमें वो बड़ा हो रहा है, जर्मिनेशन, ये आ गया इसका डेफिनेशन, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो से वो क्या चीज में चेंज हो गया? सीडलिंग में चेंज हो गया। किसी भी बच्चा को दिक्कत है इस चीज में? भैया हमको नहीं समझ आया। हाँ, फिर बता देते हैं। हम यहाँ पे बताए कुछ नहीं, सब भूल जाओ, सिर्फ जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है वो बताते हैं। जर्मिनेशन का मतलब यही बता रहा है, जैसे क्या होता है, माँ के पेट में एक बच्चा छोटा सा रहता है, ठीक है, पता है, उन लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले डेवलप होता है जब 4 महीना का होता है। फिर भैया 5 महीना, 6 महीना, 9 महीना तक वो पूरा उसका बॉडी बन जाता है माँ के पेट में। उसी तरह बेबी प्लांट जो होता है इसके अंदर बताया कि जब डोरमेंट स्टेट में है तो वो खाना खा रहा है, ऐसा नहीं, बाहर से अगर देखोगे ना सीड को तो लगेगा मरा हुआ है, कुछ नहीं है, पत्थर जैसा है, लेकिन अंदर में उसका लाइफ एक्टिविटी चल रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। तो ये सीड भी क्या होता है, बेबी प्लांट भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग। क्या चीज होता है? बेबी प्लांट से फ्रॉम एम्ब्रायो,
वो बेबी प्लांट से क्या हो जाता है, जब सीडलिंग में चेंज हो जाता है, बड़े प्लांट में चेंज हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। तो तुमको देखो यहाँ पे जर्मिनेशन के लिए व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन, वो टॉपिक आएगा। क्या क्या चीज चाहिए, जब बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, यहाँ पे देखो इनको क्या चाहिए, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। सबसे पहले तो पानी चाहिए, हम लोग को भी पानी चाहिए भैया। इंसान जो है 10 दिन तक बिना खाए रह सकता है, लेकिन पानी के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकता है। उपवास करते हैं, ठीक है, पानी जबरदस्ती किया जाता है। यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं, वाटर जो है नेसेसरी, ठीक है, बोथ फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। अब यहाँ देखो, द सीड ऑब्टेन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट दैट इज फ्रॉम द सॉइल इन नेचुरल कंडीशन, द वाटर इज एब्जॉर्ब ऑल ओवर द सरफेस बट मेनली थ्रू माइक्रोफाइल। हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, पानी किससे एब्जॉर्ब हो रहा था, मम्मी लोग रात में क्या करती है, माइक्रोफाइल। और गैसेस भी किससे एक्सचेंज होता है, माइक्रोफाइल। दो रीजन सुनो माइक्रोफाइल का क्या क्या काम करता है। द सीड स्वेल्स एंड कंसीक्वेंटली द सीड कोट रप्चर, फूल गया भैया, कोट फट गया, सीड कोट फट गया तो क्या हुआ, बेबी प्लांट बाहर आ जाएगा, allowing the elongating radicle to come out and form the root system, तो बड़ा होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, भैया ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, जितना भी केमिकल एक्टिविटी होता है वो वाटर में होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। फूड स्टोर्ड इन द कोटिलेडन और एंडोस्पर्म so that it may convert into a diffusible form, dissolve and utilized by growing embryo। कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। सुटेबल टेम्परेचर भैया चलो देखो, जर्मिनेशन के लिए हम कल बता रहे थे तुम लोग को, प्लांट को क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि अगर हम लोग को भी 105-6 बुखार होने लगेगा तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, एंजाइम काम करना बंद कर देता है बॉडी का और आदमी घुलट सकता है। तो उसी तरह इसको भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जिसपे बेस्ट काम करता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 25 से 35 डिग्री के बीच में होता है, जो कि जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल है। सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट, ट्रॉपिकल प्लांट क्या होता है तुम लोग को पता है, जैसे हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन वाला जो रीजन है वो दैट इज तुम्हारा ट्रॉपिकल एरिया, तो वहां जो प्लांट होते हैं उसको ट्रॉपिकल एरिया बुलाते हैं। नीड्स हायर टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन देन देयर इज टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट, ठीक है, और तुम्हारा ये वाला जो पार्ट हो जाता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक एंटार्क्टिक सर्किल के बीच वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टेम्परेट बुलाते हैं। तो भैया जहां पे यहाँ सन का डायरेक्ट रेस मिलता है तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल, और कुछ नहीं बताना चाह रहा है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा लगता है, तो यही चीज बताया क्योंकि उस तरीके से वो अडेप्ट कर जाते हैं। अब आता है ऑक्सीजन, तो तुमको पता है ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के नहीं लिए। तो रेस्पिरेशन जो है ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज नीड ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ फॉर व्हिच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वहाँ एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो होगा वो कहाँ से आता है, ऑक्सीजन से आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से आता है एक्चुअली। C6H12O6 यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वाटर वेपर निकालता है और एनर्जी निकालता है। तो यहाँ पे यही चीज बताए हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है और कुछ नहीं, तो यहाँ पे यही बात बताया। अब एक क्वेश्चन आता है कि मिट्टी में, ज्यादा मिट्टी के अंदर भी हम लोग सीड को नहीं डाल सकते, क्यों भैया, क्योंकि नो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पुअर एरेशन, एयर वहां पे घूमेगा नहीं, सर्कुलेट नहीं करेगा। भैया मिट्टी के अंदर अगर हम सीड को बहुत डीप तक घुसा दिए तो एयर का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, जिसके कारण से ये सीड जो है रिस्पायर नहीं करेगा और वो मर जाएगा। दूसरा चीज है भैया, ये मिट्टी से जो बाहर है ना सीड को आना है, अगर ऊपर का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया ये बाहर ही नहीं निकल पा रहा है तो वो अंदर ही मर जाएगा। इनसफिशिएंट पुशिंग फोर्स इन द एम्ब्रायोनिक पार्ट, ठीक है, टू ब्रेक थ्रू द अपर लेयर्स ऑफ सॉइल, इतना इसके पास ताकत ही नहीं है कि मिट्टी से बाहर आ पा रहा है तो भी मर जाएगा। तो हमको एक हिसाब से उसको मिट्टी के अंदर डालना पड़ता है, ये नहीं कि मिट्टी डाल के छोड़ दो, ठीक है, एक हिसाब से जो है उसको अंदर मिट्टी के डालना पड़ेगा। ज्यादा अंदर भी डाल देंगे तो भैया उसको पुशिंग फोर्स नहीं मिल पाएगा और वो बाहर नहीं आ पाएगा, रेडिकल और प्लीम्यूल बाहर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, क्यों सॉइल इन डीप सीड सोन वेरी डीप इन सॉइल फेल्स टू जर्मिनेट, तो यहाँ पे ये बात बताया। अब देयर आर फ्यू एक्सपेरिमेंट जो तुमको रटना नहीं है एकदम भी। देखो यहाँ पे क्या हम एक्सपेरिमेंट तुमको दिखा रहे, कोई बच्चा कभी रटने का को सोचना भी मत यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, रटने उठने का काम ही नहीं है। टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, चलो हम तुमको ये एक्सपेरिमेंट करके खुद से दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, टेक 2 बीकर मार्क A एंड B, हम बना देते तुम लोग के लिए,
दो बीकर ले लिए, एक बीकर ए, दूसरा बीकर बी, ए और बी। इन बीकर ए प्लेस सम सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम, ठीक है, ले रख दिए। और वेट ऑन वेट कॉटन वुल, हम वुल ले लिए, वुल तुम्हारा वुल क्या होता है, तुम्हारा रुई टाइप का ले ले, और ये जो है वेट है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, और इसमें हम क्या रख दिए, सीड्स रख दिए, बीन सीड्स, ग्रीन बीन सीड्स रख दिए। इन बीकर भी प्लेस सम सीड्स ऑन ड्राई कॉटन वुल, वुल तुमको भी पता है कि वो पानी सोखता है, लेकिन ये वाला जो है ये क्या है, दिस इज वेट एंड दिस इज ड्राई, ठीक है, यहाँ पे पानी नहीं है, पानी नहीं है। और यहाँ पे कीप बोथ द बीकर्स इन ऑर्डिनरी रूम, यहाँ पे भी हम क्या रख दिए, सीड रख दिए, तो ऑर्डिनरी रूम में रख दिए। अब तुम लोग बताओ कौन सा सीड को तुम जर्मिनेट करते हुए देखोगे और किसको नहीं देखोगे? वेट वाले को देखेंगे। ए वाले जर्मिनेट करेगा, ठीक है, लेकिन हाँ, ए वाला जर्मिनेट किया, बी वाला जर्मिनेट नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पानी है, ठीक है, इसमें पानी डला हुआ था, इसमें क्या था, वाटर डला हुआ था, जिसके कारण से ये जर्मिनेट किया, बट यहाँ पानी नहीं होने के कारण से जर्मिनेट नहीं किया। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ये ड्राई सीड था और ये कैसा सीड है, वेट सीड है। तो इसी कारण से तुमको ये पता चलता है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। दूसरा एक्सपेरिमेंट चलते हैं। टू प्रूव सुटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी। अब हम क्या करते हैं, फिर से वही अरेंजमेंट करेंगे लेकिन अलग अलग। यहाँ पे बीकर ए और ये बीकर बी। टेक टू बीकर्स एंड नेम देम ए एंड बी, ले लिए भैया। सम ग्रीन ग्राम सीड्स ऑन वेट कॉटन इन ईच ऑफ द टू बीकर। अब यहाँ पे दोनों में हम उल के अंदर क्या रख दिए, यहाँ भी उल लिए, यहाँ भी उल लिए, यहाँ पे भी ग्रीन सीड रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे भी ग्रीन सीड रख दिए, ठीक है, यहाँ पे हम रख दिए। अब यहाँ पे देखो कि बीकर ए इन ऑर्डिनरी रूम एंड बीकर बी इन ए रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे इसको ऑर्डिनरी रूम में रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तुम लोग मेरे को बता कौन सा जर्मिनेट करेगा और कौन सा जर्मिनेट नहीं करेगा, तुमको क्या लगता है? भैया ये ऑर्डिनरी वाला। करेगा, ये वाला नहीं। ऑर्डिनरी वाला भाई रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर जो होता है ना, माइनस में भी जाता है, अगर आप चिलर बॉक्स के अंदर रखते हैं, जीरो के नीचे रहता है। और इवन तुम्हारा जो टेम्परेचर रहता है फ्रिज का, कितना रहता है तुम्हारा, वो हो सकता है 0 से 23 डिग्री के बीच में, जो नीचे वाला पार्ट होता है। तो वहां पे तुम्हारा ये देख, बोला था ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री होना चाहिए, तो ये तो 25 से नीचे है भैया। तो ये एंजाइम वाइम करना बंद कर देगा और सीड क्या जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं भैया। तो बस यहाँ पे ये कोई बच्चा को एक लाइन भी नहीं पढ़ना है सबका, ठीक है, सब पढ़ने का काम ही नहीं है तुमको। बस यहाँ पे ऐसे करके हम बना दिए, तुमको ये चीज देखना है। यहाँ भी हम सेम कंडीशन रखे थे, बस बात है इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रख दिए, दैट इज मान लेते 25 से 35, और यहाँ पे हम रख देते बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री के नीचे अगर रखे तो बताओ क्या ये जर्मिनेट कर पाएगा? हाँ कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन और नीचे कर देते हैं, मान लेते 0 से 10, तब तो एकदम भी नहीं करेगा भैया, ठीक है। 20 से 25 में भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा नीचे करने से नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आता है, ठीक है, तो अभी तक एग्जाम में ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं आया, लेकिन 3 नंबर आता है, तो सुनना ध्यान से। अब हम तुमको एक एक्सपेरिमेंट और बता रहे हैं जिसमें तुम पढ़ा था ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो यहाँ पे सब बच्चा इसको अंडरलाइन करो। अल्कलाइन पायरोगोलिक एसिड। पायरोगोलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को। तुम लोग देखो यहाँ पे, इस बार हमको फिगर बनाने का काम ही नहीं पड़ा, यहाँ भी सोक्ड ग्राम सीड्स है दोनों में, ठीक है, वेट कॉटन उल है। अब अगर तुम देखेगा तो यहाँ पे अगर दिख रहा है तुमको, इसमें प्लेन वाटर डला हुआ है, उसमें अल्कलाइन पायरोगोलिक एसिड है। लिख लो सब बच्चा अपने अपने बुक में, ये क्या एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। तो बताओ इस टेस्ट ट्यूब में क्या ऑक्सीजन है? नहीं भैया। लेकिन इधर टेस्ट ट्यूब फ्लास्क है, ठीक है, फ्लास्क ए में क्या तुम्हारा ऑक्सीजन है? हाँ है। तो तुम देखो यहाँ पे ये जर्मिनेट करता हुआ तुमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ जर्मिनेट किया? नहीं। तो इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। वेरी गुड। अब सुनो एक और पॉइंट, ठीक है, तो बस यही चीज बताए। द सीड्स इन फ्लास्क बी डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन। वहां पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। देयर में एट द मोस्ट बी वेरी स्लाइट जर्मिनेशन ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, किसके कारण से हो सकता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस। तो बोल रहा है यहाँ पे हल्का फुल्का। अगर क्वेश्चन आए तब मेंशन करना कि यहाँ पे क्या कोई पॉसिबिलिटीज है। हाँ है। क्या चीज का है? हल्का सा जर्मिनेशन हो सकता है,
वो किसके कारण से हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तुमको बता देते हैं, तुम लोग पढ़ा हुआ ऐसा, तो एनारोबिक और एरोबिक दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है? Absence of oxygen. Absence. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनाता है पता है तुम लोग को? C6H12O6 ये टूटता है, ये बनाता है C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP निकालता है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट ये बताए, दिस इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है टूट रहा है और तुम देख सकते हो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का कोई दरकार नहीं है, और यहाँ पे लेकिन बोल रहा है, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, देयर मे बी एट द मोस्ट वेरी स्लाइट जर्मिनेशन, हो सकता है, लेकिन अगर पूछेंगे ऐसे जनरल नॉर्मली तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का कौन एब्जॉर्ब किया? नेम द लिक्विड दैट एब्जॉर्ब। ठीक है, या सॉल्यूशन, तो क्या लिख के आओगे? अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। बस यही चीज है। तो इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का एम यही है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर Germination. Germination. ठीक है, तो तुमको ऐसे ही करके क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को ऐसे करके आंसर्स लिखना है। बायोलॉजी का आंसर्स एकदम वन लाइन का आंसर्स होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे बहुत भारी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं और सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको तो स्टार मार्क कर लो जरा सा तुम लोग। लिक्विड का नाम मत भूल जाना, और यहाँ पे बता रहा है कि बताओ अगर रेस्पिरेशन हुआ तो कौन सा रेस्पिरेशन हुआ, तो क्या लिख के आओगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये 3 बिंड एक्सपेरिमेंट है तो कुछ भी नहीं। चलो हम तुम लोग से ही पूछते हैं, यहाँ पे A B C 3 सीड दे दी, A B C, ठीक है, 3 सीड है। बताओ पहला वाला सीड को क्या नहीं मिल रहा है? भैया वाटर। Water. वेरी गुड, एयर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है। बी वाले को क्या नहीं मिल रहा है? भैया एयर मिल रहा है, है सब एयर कुछ। मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और सनलाइट भी मिल रहा है, टेम्परेचर भी मिल रहा है। तो इसको तीनों हाँ। चीज मिल रहा है, कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया. सी वाले को क्या नहीं मिल रहा है? सनलाइट भैया सनलाइट Sunlight Sunlight and भैया अंदर है तो बोल सकते हो सनलाइट नहीं मिल रहा है। ठीक है, एयर और तुम्हारा यहाँ पे पानी से ले लेगा, वाटर तो बहुत सारा है भैया। तो तुम बताओ मेरे को कौन सा सीड जर्मिनेट करेगा और कौन सा सीड जर्मिनेट नहीं करेगा? भैया बी जर्मिनेट करेगा और ए और सी नहीं करेगा। वेरी गुड, ए एंड सी फेल्स टू जर्मिनेट, क्योंकि उसको पूरा कंडीशंस नहीं मिला है जर्मिनेशन का, तो वो दोनों जर्मिनेट नहीं किया। लेकिन बी को तीनों मिल गया था तो वो जर्मिनेट किया। दिस इज ओनली 3 बिंड एक्सपेरिमेंट। किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। बस यही है, और कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन चलो देखते हैं। ठीक है, कितने तरह का जर्मिनेशन होता है, चलो यहाँ पे ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, the regions of the axis between the point of attachment of cotyledons and plumule is called epicotyle। ये चीज जरा सा अंडरलाइन कर लो तो तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। There are 2 types of germination, hypogeal and epigeal। उससे पहले भैया आप ये बताओ, what is epicotyle and hypocotyle? The region of the axis between point of attachment of cotyledon and the plumule, ठीक है, is called epicotyle। epicotyle, मान लो ऐसे करके तुम्हारा प्लांट था, ठीक है, यहाँ पे इसमें ऐसे करके कॉटिलेडन लटका हुआ है। कॉटिलेडन तुमको बताए थे क्या होता है, जहाँ पे वो खाना स्टोर करता है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, ये ऊपर वाला रीजन इज योर प्लूम्यूल। ठीक है, जो ऊपर सूट सिस्टम बनाता है वो प्लूम्यूल होता है, सूट सिस्टम में बदलता है। और नीचे वाला जो है रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है। कोई दिक्कत? नहीं भैया. नहीं ठीक है, ये नीचे जाके रूट सिस्टम बनाता है। तो भैया यहाँ पे आप देखो, ये वाला बताना चाह रहा है कि ये वाला जो रीजन है इसी को हम लोग कहते हैं एपिकोटाइल। क्या बुलाते हैं बता? एपिकोटाइल। और नीचे वाला जो रीजन Epicotyle। है इसको बुलाते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, मतलब ये कॉटिलेडन है, दोनों को सेपरेट करने वाले का नाम भी लिख ले, कॉटिलेडन। ठीक है, जो कॉटिलेडन क्या लिखा, द रीजन ऑफ द एक्सिस, ये रीजन हम तुमको ऐसे करके दिखाए, बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन एंड द प्लूम्यूल। ठीक है, ये कॉटिलेडन और ये ऊपर प्लूम्यूल है, इज कॉल्ड एपिकोटाइल। द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल बुलाते हैं।
तो हम तुम्हारे लिए लिख दिए, तुम्हारे लिए इजी कर दिए, तुम लोग को भूलना नहीं है इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो बात बताए। अब यहाँ पे तुमको बताएंगे कि ये किसमें एपिकोटाइल बड़ा होता है और किसमें हाइपोकोटाइल बड़ा होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग नाम रख देते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपीजियल जर्मिनेशन। इसी में होता है भैया, एक में कोटिलेडन जमीन के नीचे रह जाता है और एक में कोटिलेडन जमीन के बाहर आ जाता है। तो तुम लोग को फिगर पहले दिखा देते, उसके बाद हम तुमको ये आगे बताएंगे। सब बच्चा अपने अपने बुक में ये मार्क कर लो, क्योंकि हर बार डिफरेंशिएट में क्वेश्चन आता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में तुम लोग देखो कोटिलेडन जमीन के अंदर ही रहता है, और एपीजियल में जब कोटिलेडन कहाँ आ जाता है बताओ? above the ground. इसमें Above the एपिकोटाइल, ऊपर वाला रीजन देखो, एपिकोटाइल जो है क्या हो जाता है? इलोंगेट कर जाता है। और एपीजियल में कौन इलोंगेट करता है? हाइपोकोटाइल। तुम लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा, यहाँ तुमको दिख जाएगा ऐसे करके, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा है, ये रहा। यहाँ पे तुम लोग देखो क्या दिख रहा है? कोटिलेडन बाहर है जमीन के, ठीक है। कोटिलेडन अगर बाहर है तो यहाँ पे पढ़ो जर्मिनेशन ऑफ बीन। हाइपोकोटाइल जो है वो नीचे वाला पार्ट होता है, बिलो कोटिलेडन, ठीक है। यहाँ ये कोटिलेडन है, दिस इज योर हाइपोकोटाइल, यहाँ लिखा हुआ भी है देखो, ये तुम्हारा जो है दिस इज योर हाइपोकोटाइल। इलोंगेट्स टू पुश द कोटिलेडन अबव द ग्राउंड, ठीक है। अगर कोटिलेडन अबव द ग्राउंड है तो ये कौन सा जर्मिनेशन है? ये एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कौन इलोंगेट हो रहा है? कौन इलोंगेट हो रहा है? Hypocotyl. हाइपोकोटाइल। वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखिए भैया कोटिलेडन कहाँ है? जमीन के अंदर। कोटिलेडन कहाँ है? ये जमीन के नीचे। जमीन के अंदर। जमीन तो उसने के बताए नीचे। थे कोटिलेडन रिमेन्स अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर रहता है भैया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हुआ? यहाँ पे आपका एपिकोटाइल, ये वाला पार्ट देखो, ये ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट ये इलोंगेट किया। इसमें कौन इलोंगेट किया तुम्हारा? जल्दी बताओ। एपिकोटाइल इलोंगेट Epicotyl. किया। एपिकोटाइल लिख सकते हो तो लिख लो, एपिकोटाइल इलोंगेट्स। और कोटिलेडन कहाँ है? Underground. रिमेन्स अंडरग्राउंड। ठीक है, तो बस यहाँ पे इतना सही बात है, और कुछ है ही नहीं। तो तुमको यही चीज हम बताए, हम कल भी बताए थे, स्क्यूटेलम बुलाते हैं इसमें, जो तुम्हारा मेज का ग्रेन ऐसे करके बनाए थे, ऐसे करके दिखाए थे तुम लोग को, ठीक है। इसमें तुमको बताए थे यहाँ पे कोटिलेडन वाला पार्ट था, उसको स्क्यूटेलम बुला रहा था, ठीक है। तो द कोटिलेडन एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम द इंडोस्पर्म, ये रहा इंडोस्पर्म, इससे ये खाना एब्जॉर्ब कर लेता है टिल इट इज एग्जॉस्टेड। द हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगेट, जर्मिनेशन इज हाइपोजियाई। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, ऐसा जर्मिनेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो एक डायग्राम ये देखो और एक डायग्राम ये देखो, तुम लोग को देगा प्रैक्टिकल वर्क में, तो तुमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम तुमको बताए दो टाइप का जर्मिनेशन, क्या क्या जल्दी से बता दे मेरे को। एक था भैया एपीजियल जर्मिनेशन, एक था हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल में हम लोग क्या देखे? दो पॉइंट देखे। कोटिलेडन के बारे में बताओ जल्दी से, क्या आ गया? Above the ground. और इसमें कौन इलोंगेट किया? Hypocotyl. ये हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना भैया। देखिए यहाँ पे हाइपोकोटाइल जो है ना वो इलोंगेट किया, एपिकोटाइल इलोंगेट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ, हाइपोजियल में एपिकोटाइल इलोंगेट किया, और कोटिलेडन जो है वो कहाँ है? Underground. Remains underground. वेरी गुड। अब आता है आप लोग का विविपेरस जर्मिनेशन। ये क्या होता है भैया? विविपेरस जर्मिनेशन इज अ स्पेशल टाइप, ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनना। द मैंग्रोव प्लांट लाइक राइजोफोरा, याद करो नाम ये वाला, एंड सोनरिटा, ठीक है, यहाँ पे shows a special mode of seed germination called a विविपेर। तुमको पता है ओविपेरस और विविपेरस में किसी बच्चा को अंतर पता है क्या होता है? नहीं पता तो ध्यान रखना, याद होना चाहिए तुम लोग को। एग लेइंग को बुलाते, जो अंडा देता है ना, उनको बुलाते हैं ओविपेरस। और जो गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे हम लोग में क्या होता है मैमल्स में, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, वहां बर्थ दिया जाता है,
तो वो होता है तुम्हारा विविपैरस। ठीक है, तो यहाँ विविपैरी बता रहा है, ध्यान से सुनना। ये बताने का मेरा एक कारण था, यहाँ पे जैसे हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को अपने से जब तक हम लोग बाहर नहीं आते अटैच करके रखते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे देखो, इन विच द सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट while it is still attached to the parent plant। तो ये देखो, जनरली क्या होता है, सीड गिर जाता है और वो अपना एंडोस्पर्म से या कोटिलेडन से खाना लेते रहता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि ये जर्मिनेट कर रहा है कब, जब ये पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है तब। ठीक है, तो ऐसा जर्मिनेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, विविपैरस जर्मिनेशन बुलाते हैं, विविपैरी बुलाते हैं या विविपैरस जर्मिनेशन बुलाते हैं। और दो नाम क्या क्या बताए, जल्दी बता। राइजोफोरा सोनेरिटा। ठीक है, तो ये दो नाम ध्यान रखना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। देते हैं सीडलिंग के बारे में सुनो। जर्मिनेशन इन एनी प्लांट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग। ठीक है, सीडलिंग जैसे बड़ा होना स्टार्ट हुआ तो जर्मिनेशन खत्म हो गया। सीडलिंग इज अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम अ सीड वेयर इट बिकम्स होली इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर्ड। अब भैया वो खाना जो है बनाने लग गया, वो ऑटोट्रॉफ्स का काम करता है, खुद से खाना बनाने लगता है, ना कि स्टोर्ड फूड लेता है। तो जब ऐसा स्टेज आता है उसके लाइफ में, तो वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया और वो सीडलिंग के स्टेज में एंटर कर गया है। द रूट ऑफ द सीडलिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो भैया वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होना लग गया है, तो पानी एब्जॉर्ब करने लगा तो खाना लेने के लिए। द लीफ स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द यंग प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस चालू है इसमें। becomes a mature plant and produces flower and seeds in turn। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बताए सीडलिंग क्या होता है, इसमें यहाँ पे तुम लोग का ये पार्ट